आदाब दोस्तों, मैं हूं यमने वाजिद। आप देख रहे हैं पैगाम टीवी। प्राइम टाइम में आज हम बात करेंगे वो वक्फ तरमीमी बिल की। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि वक्फ तरमीमी बिल पर गैर ज़रूरी के मुबाहिसे जारी व सारी हैं और ये बिल पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में पेश किया गया है। ताहम इस बिल पर चर्चा जारी व सारी है। कई अवामी नुमाइंदों का मानना है कि यह बिल मुसलमानों की जायदादों को उनसे अलग करने के लिए लाया गया है। तो कोई कहता है कि यह बिल आइन के खिलाफ है। वहीं दूसरी जानिब कई का मानना है कि इस बिल के ज़रिए हुकूमत अपनी नीयत को आश्कार कर रही है और आने वाले दिनों में दूसरी कम्युनिटीज़ के मानने वालों की जायदादों को निशाना बनाया जा सकता है। ताहम अपोजिशन इस बात पर अड़ी हुई है कि इस बिल को वापस लिया जाए। ताहम इसमें कई मर्तबा तस्हीह करने के बाद आज ये बिल पेश कर दिया गया है और साथ ही कहा गया है कि इस पर 8 घंटे बहस की जाए। ताहम ऐवान में बहस जारी व सारी है। ऐसे में कई लोगों का मानना है कि इस बिल को गैर ज़रूरी तौर पर लाया गया है। वहीं अगर हम ज़मीनी हकीकत को देखें तो मुसलमानों का मानना है कि अब इस बिल को चाहे तरमीमी तौर पर लाया जाए या फिर इसे पास किया जाए, उन्हें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कई मुसलमान कई रियासतों में इस बिल को लेकर मुख्तलिफ राय रखते हैं। अब ये वक्फ बिल होता क्या है और वक्फ की जायदाद क्या होती हैं और इससे किसे फ़ायदा पहुंचना चाहिए, इन तमाम बातों पर आज हम बात करेंगे। पेश है वक्फ तरमीमी बिल पर हमारे नुमाइंदे मोहम्मद फ़ारूक की ये ख़ास रिपोर्ट। अगर आप हज 2025 का इरादा रखते हैं तो आपके लिए अहम तरीन इत्तला ये है कि सऊदी हिदायत के मुताबिक 18 अप्रैल हज वीज़ा की इजराई के लिए ख़तई आखिरी तारीख होगी। सफ़र हज आसान और आरामदा बनाने के लिए तशरीफ़ लाएँ अल आज़म टूर्स एंड ट्रैवल्स हैदराबाद। देश भर में 32 साला बेहतरीन खिदमात का एजाज़ अपने नाम करने वाला वो इदारा है जो तनाज़ात से पाक और आज़मीन हज को आसानी फराहम करने पर यकीन रखता है। आपके लिए 4 पैकेजेस दिए गए हैं। अपनी सहूलत के हिसाब से आप अपनी नशिस्त को बुक करवा सकते हैं। वो वक्त कम है, इसीलिए जल्दी करें। हुकूमत हिंद की जानिब से मंजूर शुदा अल आज़म टूर्स एंड ट्रैवल्स, भरोसा, एतमाद और एतबार का दूसरा नाम अल आज़म टूर्स एंड ट्रैवल्स नाम ही काफ़ी है। टेक्नोलॉजी की दौड़ ने दुनिया की शक्ल को बदल कर रख दिया है। जंग, नीज़ा, तलवार, बम धमाके, हथियार, ये सब टेक्नोलॉजी की खौफनाक तरीन शक्लें हैं जो दुनिया में मौजूद हैं और दुनिया को तह-ओ-बाला कर रही हैं। लेकिन साथ ही साथ ताकतवर कौमों की जानिब से एक और ऐसी जंग भी छेड़ दी गई है जो बंदूक तो नहीं उठाती लेकिन फिर भी बड़ी कामयाबी से लड़ी जा रही है। ये जंग यकीनन बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है क्योंकि ये कौमों के नज़रियात तब्दील कर रही है और यूं मगलूब और कमज़ोर कौमों की जड़ें काट रही है। इस जंग ने कौमों के नज़रियात, उनके इक़दार, हत्ता के उनके अमाल तक बदल दिए हैं। अब वो फ़ेल जिसे काबिल एतराज़ समझा जाता था उसे काबिल फ़ख्र माना जा रहा है। अगर हम हमारे देश हिंदुस्तान की सियासी सूरत हाल का जायज़ा लेंगे तो हमें साफ तौर पर दिखाई देगा कि यहाँ चोर, डाकू, भेड़िए और कुत्ते नुमा सियासतदान हर जगह मौजूद हैं जो तवायफ़ों से भी बुरे और घटिया हैं। तवायफ़ तो अपना जिस्म बेचकर कमाती है और चोर सियासतदान, जिन्हें उर्फ़ आम में अब कुत्ते भी कहा जाने लगा है, जो वाम का खून चूसने, उनका गोश्त जिस्म से कुरेद कर खाने में लुत्फ़ महसूस करते हैं। आज यहाँ मैं आपको ऐसे कई कुत्तों से मिलवाऊंगा जो देश को टुकड़ों में बांटने का काम कर रहे हैं और कहते हैं कि हम देश की आवाम के लिए काम कर रहे हैं। रियासत आंध्र प्रदेश में 2 कुत्तों ने हलचल मचा दी है और अपने पार्टी कायदीन व अराकीन पार्लियामेंट से कहा है कि ऐवान में वक्फ बिल की तायीद की जाए। इसके लिए सभी पार्लियामेंट में हाजिर रहें। इसमें एक फिल्मी पर्दे पर नाचने वाला एक ऐसा खारिज़दा कुत्ता है जो आंध्र प्रदेश में पहले मुसलमानों को एतमाद में लेने में कामयाब हुआ, उसके बाद मोदी का पालतू बन गया। दूसरा एक खानज़दा कुत्ता है
जो बरसों से खुद को मुसलमानों का हमदर्द हिंदू मुसलमान को अपनी दो आंखें कहता है, जिसका काम सिर्फ भौंकना और काटना है। अगरचे मुकम्मल तौर पर यह आंध्राई कुत्ता है, लेकिन इसे हैदराबाद से बड़ा लगाव है और ख़ास तौर पर औकाफी जायदादों पर इसकी हमेशा बुरी नज़र रही है। जब ये बड़ा हुआ तो उसे कुछ अच्छे लोगों की सोहबत ज़रूर मिली, लेकिन इस पर इसका कोई असर ना ठहरा, क्योंकि कुत्ते को अमूमन अपने जैसे कुत्ते ही मिलते हैं जो सिर्फ भौंकना, काटना, लड़ना झगड़ना सिखाते हैं। हमारे यहाँ कई ऐसे सियासतदान भी हैं जो वक्फ तरमीमी बिल पर एतराज़ कर रहे हैं। ताहम वहीं दूसरी जानिब कुछ मुसलमान इस बिल की तायीद में जुलूस निकालकर मोदी को शाबाशी दे रहे हैं, जो अब यहाँ कोई कुत्ता किसी रियासत से दूसरी रियासत में आ जाए तो मुकामी कुत्ते उस पर भौंकते ज़रूर हैं। वैसे सच्ची बात तो ये है कि गटरों और गंदी नालियों से निकलने वाला पानी ही कुत्तों के लिए आब हयात होता है। इसके बगैर तो ये वफादार जानवर ज़िंदगी का तस्वुर भी नहीं कर सकते। इंसानों का फुजला, मुर्दारों का कीड़े पड़ा गोश्त, गला सड़ा पानी, मुर्दों की हड्डियाँ इन कुत्तों की मरगूब ग़िज़ा होती है। अब जबकि पार्लियामेंट में बिल पर चर्चा जारी है, ऐसे में इमरान प्रतापगढ़ी जो काले लिबास में ऐवान के बाहर प्ले कार्ड थामे नजर आए जिस पर लिखा है रिजेक्ट वक्फ बिल, इससे साफ जाहिर है कि इमरान प्रतापगढ़ी इस बिल से सख्त नाराज़ हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के करता धरता भी इस बिल की मुखालिफत में एहतजाज करने लगे। आज पूरे मुल्क में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की आवाज़ पर पूरा मुल्क के मुसलमान हाथ पर काली पट्टी बांध कर वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ सदा एहतजाज बुलंद कर रहा है। ऐवान की कार्रवाई जारी है, जहां भांत भांत की बोलियां बोलने वाले सियासी जानदार अपनी अपनी बात रख रहे हैं। अब इसमें मुख्तलिफ रियासतों के अवामी नुमाइंदे इस वक्त बिल की मुखालिफत में खड़े हैं, तो दूसरी जानिब PDP के अलावा नीतीश कुमार ने इस बिल की तायीद की है, जबकि मजलिसी कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी रोज़े अव्वल से इस बिल को मुस्तरद कर रहे हैं। मुझे बड़ा ताज्जुब होता है बार बार वक्फ के बारे में आपको जानकारी। वक्फ है क्या? वक्फ एक फरीजा है हर मुसलमान के लिए, जो जिसकी जो हैसियत है वो अपनी हैसियत के हिसाब से अपनी प्रॉपर्टी को या किसी भी चीज को अल्लाह की राह में वक्फ करता है। हमने बरसों से वक्फ की जायदादों पर लिखा है, लेकिन वक्फ ज़मीनों की दुहाई देने वाले मुस्लिम रहनुमाओं उलमाए इकराम ने इसकी अहमियत और इफादियत से मुसलमानों को कभी आगाह करने की कोशिश ही नहीं की और इतना कहा कि ये ज़मीन अल्लाह की होती है। अब मुसलमानों को ये भी नहीं मालूम कि वक्फ इमलाक होती क्या है। जिन्हें पता था उन्होंने इस पर गासिबाना कब्जा कर लिया। मैं यहाँ ये बात इसलिए भी लिख रहा हूँ कि वक्फ को अराजी अतिया करने में हैदराबाद के निज़ाम सबसे आगे थे। जब हमारा मुल्क आज़ाद हुआ था तो हमारे कायदीन के सामने दो रास्ते थे। वो रास्ते क्या थे और किसने पेश किए थे ये अब गैर अहम है। असल बात ये है कि हमारे रहनुमाओं की दूरंदेशी और अक्लमंदी की बदौलत मुल्क में हर मजहब को परवान चढ़ने, फलने फूलने और अपने इदारे चलाने की आज़ादी दी गई, जो कि हमारे आइन की आर्टिकल 25 और 26 में मौजूद है। ये हक महज एक आईनी हक नहीं बल्कि बुनियादी हुकूक का हिस्सा है। आज हमारे ऐवान के सामने जो वक्फ तरमीमी बिल पेश किया गया है, ये न सिर्फ हमारे बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी है बल्कि राइट टू इक्वलिटी के भी साफ खिलाफ है। इसको सदर मोहतरम मुल्क की दूसरी मेजॉरिटी कभी कबूल नहीं करेगी। वक्फ बोर्ड को हिंदुस्तान का तीसरा सबसे बड़ा जमींदार इदारा समझा जाता है। वक्फ जायदादें बुनियादी तौर पर मुस्लिम हुक्मरानों, सूफी संतों, दौलतमंद ताजिरों और मजहबी रहनुमाओं ने बतौर अतिया देते हुए इन जायदादों को मुसलमानों की फलाह
و बहबूद के लिए इस्तेमाल में लाने का मशवरा दिया। अब यहाँ हमारी जिम्मेदारी थी, हमारे रहनुमाओं का काम था कि वो वक्फ की इमलाक से मुसलमानों को फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश करते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब इसके साथ क्या हुआ वो मैं आगे आपको बताऊंगा। पहले मैं आप सभी को ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि मरकज़ी वज़ीर बराए अक़लियती उमूर किरण रिजिजू ने वक्फ तरमीमी बिल पेश करने के बाद ऐवान से खिताब करते हुए कहा कि अगर ये बिल ना लाया जाता तो पार्लियामेंट की ज़मीन को भी वक्फ जायदाद कहा जाता। ये कैसी मंतक है? अगर ये ज़मीन वक्फ की है तो फिर ये वक्फ ही की रहेगी। हम सबको बहुत डिटेल में जाने का भी आवश्यकता नहीं है। कमेटी के बारे में उसका जिक्र काफ़ी हो चुके हैं, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि जो कमेटी इस बार दोनों सदन लोकसभा राज्यसभा मिला करके ज्वाइंट कमेटी में वक्फ अमेंडमेंट बिल पे जो चर्चा हुई है, आज तक भारत के संसदीय इतिहास में इतना व्यापक रूप से चर्चा, कंसल्टेशन और समय कभी नहीं दिया है। इसलिए मैं जो ज्वाइंट कमेटी में जितने मेंबर्स दोनों सदनों के लोकसभा और राज्यसभा में जो सदस्य उस कमेटी में थे, मेरे तरफ से सरकार की ओर से मैं धन्यवाद देता हूं, अभिनंदन करना चाहता हूं। अपोजिशन ने इस बिल को गुमराह कुन करार दिया। साथ ही कहा गया कि यह बिल कानूनी मसाइल में इजाफा करेगा। भाईचारे के माहौल को नुकसान पहुंचाने की बीजेपी साजिश कर रही है, इसीलिए इस बिल को लाया गया। ये बिल आज इस संविधान के इस जो मूल जो ढांचा है उस पर आक्रमण है, और इनकी जो पूरा जो भाषण था वो हमारे संविधान के इस मौलिक अधिकार पर, हमारे संघीय ढांचे पर एक आक्रमण था। आज इस सरकार का इस बिल के द्वारा 4 इनके मूल उद्देश्य। पहला मूल उद्देश्य है कि संविधान को कमजोर करना, टू डाइल्यूट द कॉन्स्टिट्यूशन। इनका दूसरा उद्देश्य है भ्रम फैलाना, टू डिफेम द माइनॉरिटी कम्युनिटीज ऑफ इंडिया। अपोजिशन का मानना है कि हुकूमत दरअसल अक़लियतों को तकसीम करते हुए उनके हुकूक को महदूद करना चाहती है, जिसका सबूत वक्फ तरमीमी बिल को ऐवान में पेश करना है। इस बिल को पेश करने से कबल एक हंगामा किया गया। 284 वफूद ने मुख्तलिफ कमेटियों के रूबरू अपनी अपनी राय रखी, जबकि 25 रियासतों के वक्फ बोर्ड्स ने भी इस बिल पर अपनी बात रखी। मरकज़ी वज़ीर भरी सभा में कह रहे हैं कि इस बिल का अहम मकसद वक्फ इमलाक से मुताल्लिक़ बेहतर इंतज़ाम व इंसराम और शफ़ाफ़ियत को यकीनी बनाना है। अब अगर ऐसा या नीतीश कुमार जी को कांग्रेस पार्टी के सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है, वो अपने गिरेबान में झांक के देखें। कितना साल इस देश में शासन किए, बिहार में कितना साल शासन किए, मुसलमानों के लिए क्या किया उन्होंने, उसका भी तो बताएं। अब अगर ऐसा है तो फिर मुसलमान इस बिल की मुखालिफत क्यों कर रहे हैं? दरअसल इस बिल में खामियां बहुत ज़्यादा हैं। खालिस मजहबी उमूर में किसी दूसरे मजहब के अफराद को शामिल करना और कलेक्टर्स को जिम्मेदारी देना शायद इस मामले में ठीक नहीं। कुछ अवामी नुमाइंदे ये मानते हैं कि बिल में खामियां ज़रूर हैं, इन खामियों को दूर करने की अशद ज़रूरत है। हुकूमत अगर We are believing the culture and tradition of Indian Bharat. Respect each other's faith. I told you, we are Hindu, sir. We are a believer, but same time we are respecting the faith of other religions also. That is the basic principle. You want this bill is specialized for Maharashtra, Haryana election. This bill is specialized, but you don't understand that. Last time, people of India clearly taught a lesson to you. This type of divisive politics, India people will not going to buy now. Now again, you are trying to experiment that bill, sir. Againly, this is an attack on federal system also. हुकूमत अगर नेक नियति से मुसलमानों का भला चाहती है तो इस बिल पर दोबारा गौर व खौस किए जाने की ज़रूरत है। ऐसे हालात में हम अगर आम अफराद की बात करें तो मैं आपको बताना ज़रूरी समझता हूं कि अब तक मैंने इस बिल पर सैकड़ों अफराद से बात की है, जिसके बाद जो हक़ाइक़ सामने आए वो हैरान कर देने वाले हैं। जब मैंने एक गरीब बुजुर्ग शख्स से पूछा, बताइए आप वक्फ की इमलाक को किस तरह लेते हैं,
पढ़े लिखे गरीब इंसान ने कहना शुरू किया। अगर मैं सही हूँ तो आपको ये बता देना ज़रूरी समझता हूँ कि रियासत तेलंगाना के अलावा हैदराबाद की अवाम वक्फ बोर्ड वो वक्फ इमलाक के बारे में जानकारी नहीं रखती। जो जानते हैं वो एक ज़माने से इन जायदादों से फ़ायदा हासिल कर रहे हैं। अगर आप लकड़ी का पुल चले जाओ तो यहाँ की बड़ी बड़ी होटलें वक्फ की ज़मीनों पर बनाई गई हैं, जो 99 साल की लीज पर दे दी गई हैं, जिनका किराया सिर्फ 100 रुपये है। हैदराबाद में रहने वाले सियासी रहनुमाओं ने गरीब अवाम को वक्फ की इमलाक तक आने ही नहीं दिया। उन्हें रोटी रोज़ी की फ़िक्र में इस तरह उलझा दिया गया कि वो अपनी भूख मिटाने के लिए ही मेहनत मजदूरी करते हैं। दुनिया में जितनी लानतें हैं, भूख उनकी माँ है, और भूख किसी किस्म की भी हो खतरनाक, बहुत खतरनाक होती है। गरीबों को अल्लाह की ज़मीनों से दूर करके यहाँ लीडरों ने इन पर बड़े बड़े शादी खाने बनवा लिए हैं, और अमीर हजरात इन्हीं शादी खानों में अपनी औलाद की शादियाँ करके अपनी बेहिसाब दौलत को खर्च कर देते हैं। वक्फ बोर्ड में ऐसे लोगों को मुतय्यन किया जाता रहा है जिन्होंने हमेशा वक्फ इमलाक का सौदा किया है, और इन जायदादों को गरीबों से बचा बचा कर अमीरों में बांटा गया। हमने हमेशा यही देखा है कि सियासत और मज़हब की लाश हमारे नामवर लीडर अपने कांधों पर उठाए फिरते हैं, और सीधे साधे लोगों को जो हर बात बड़ी सादगी से मान लेने के आदी होते हैं, ये कहते फिरते हैं कि वो इस लाश को असर नौ जिंदगी बख्श रहे हैं। और हम मान लेते हैं। जब मैंने तारीकी में मुंह छुपाकर बैठी एक पढ़ी लिखी खातून से दरियाफ्त किया, बताइए माँ जी, आज पार्लियामेंट में वक्फ तरमीमी बिल पेश हुआ है जिस पर बहस के लिए 8 घंटों का वक्त दिया गया है, आप इस पर अपना क्या रद्द अमल जाहिर करेंगी? तो उन्होंने जवाब दिया, वक्फ ज़मीनों को निगल जाने वाले हमारे ही लोग हैं। जहाँ खबरस्तान देखा वहाँ धीरे धीरे कब्जा करना शुरू कर दिया। अब चाहे इस बिल में तरमीम की जाए या फिर ऐसी इमलाक पर कब्जे हों, हमें क्या? हम तो बरसों से गरीबी की आंख में आंख मिलाकर जी रहे हैं। हमें हमारे पेट के साथ इस कदर उलझा कर रख दिया गया है कि इसमें अब शैतान बसने लगे हैं और हमारी भूख ख़त्म ही नहीं होती। ऐसे में मैं यहाँ यही कहना चाहूँगी कि बरसों से हमारे ही लोग अल्लाह की ज़मीनों पर काबिज़ हैं। अब अगर इस पर बीजेपी विराजमान हो जाए तो हमें क्या? पहले अपने इन अराज़ियात को लूटते थे, अब कोई और लूटेगा। हमारा कभी भला नहीं हो सकता। मैं आपकी टीवी के सहारे अवाम को बस एक मशवरा देना चाहूँगी कि याद रखिए, हमारी रियासत की खिदमत शिकमसैर लोग कभी नहीं कर सकते। वज़नी मैदे के साथ जो शख्स अवाम की खिदमत के लिए आगे बढ़े, उसे लात मारकर बाहर का रास्ता दिखा दीजिए, तभी हमारी ज़िंदगी में कोई तब्दीली आएगी, वरना ऐसे बिल तो आते रहेंगे। जब मैंने इस बारे में एक नौजवान से पूछा तो हंसता हुआ आगे बढ़ गया और कहता रहा कि मुझे इस मामले में नहीं पड़ना। अगर किसी सियासी कायद ने मुझे देख लिया तो फिर क़यामत आ जाएगी, यानी अभी क़यामत आनी बाकी है। याद रखिए, जो लोग अल्लाह की अराज़ियात पर काबिज़ हैं, एक दिन उनकी हालत एक ऐसे खारिश ज़दा कुत्ते जैसी हो जाएगी कि जिसकी हर आन में खारिश होगी, और वो दिन रात अपने आप को खारिश करता रहेगा, लेकिन ये ख़त्म बिल्कुल नहीं होगी। जहाँ से ये खारिश करेंगे वहीं पर से उनकी खाल उधेड़ने लगेगी। एक दिन ऐसा आएगा कि इनमें इतनी हिम्मत भी नहीं रहेगी कि वो अपने जिस्म पर खुद से खारिश कर सकें। जब ये लोग दवाखाने में शरीक होंगे तो डॉक्टर्स भी ऐसे खारिश ज़दा इंसानों को मार कर भगा देंगे, और एक दिन ऐसा आएगा कि उनके जिस्म से रहा सहा गोश्त भी झड़ने लगेगा और जिस्म पर सिर्फ हड्डियाँ दिखाई देंगी। जब गोश्त ज़मीन पर गिरेगा तो कीड़े उसे खा जाएंगे, तब भी उनकी जान जिस्म से नहीं निकलेगी और हड्डियों में फंस कर रह जाएगी। वो नाम नेहाद ज़िंदगी से तंग आकर खुदकुशी करने पर मजबूर हो जाएंगे, लेकिन सिसक सिसक कर जीते हुए एक दिन कीड़े मकोड़े की ग़िज़ा बन जाएंगे। अब वक्फ तरमीमी बिल पर बड़ा हंगामा हो रहा है। जब ये हमारे हाथ में था तो हमने उन्हें अपने मकसद के लिए गरीबों तक उसे पहुंचाना ज़रूरी नहीं समझा। जब सब कुछ ख़त्म होने जा रहा है तो हम हंगामा मचाते सड़कों पर आ गए हैं। मैं यहाँ हैदराबादियों के अलावा देश के सभी मुसलमानों को ये कहना चाहूँगा कि आप लोगों को भीख मांगने की आदत पड़ चुकी है, इसलिए आपने कभी अपना हक़ मांगने की कोशिश ही नहीं की। जब तक आप अपना हक़ मांगने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक उनके दहलीज पर गरीबी नाचती रहेगी।
اس لیے میں آج آپ لوگوں کو کہنا چاہوں گا کہ گزرے 75 سالوں کا حساب مانگنے کے لیے آگے آئیں، تبھی آپ اپنی زندگی میں کامیاب ہوں گے، یا پھر کسی لیڈر کے تشدد کا نشانہ بن جائیں گے۔ ویسے بھی اس طرح فاقہ کشی میں جینے سے اچھا ہے کوئی اچھا کام کر کے شہید ہی کہلاؤ، پھر دیکھو زندگی اپنا رخ کس طرح بدلے گی۔